एपिसोड 29 कॉल मी हब्बी बेबी सोना और पति परमेश्वर। प्रिशा ने एक गहरी सांस ली और वो घर के अंदर चली गई। ये तो अच्छा था कि आज पूरा दिन ऋषभ घर पर ही था और प्रिशा को ये बात कल की बातों बातों में रुद्र से पता चली थी। वो एसएसएस ऋषभ सर कहाँ पर है? प्रिशा ने हॉल में साफ सफाई कर रही एक फीमेल सर्वेंट से पूछा। मैम, ऋषभ सर, प्रथम सर और रुद्र सर तीनों स्टडी रूम है। उस सर्वेंट ने प्रिशा को जवाब दिया और वो फिर से अपने साफ सफाई के कामों में लग गई। प्रिशा ने एक नजर फर्स्ट फ्लोर पर बने स्टडी रूम को देखा और अपने कदम स्टडी रूम की तरफ मोड़ लिए। प्रिशा, तुझे उससे दूर रहना है। याद रख, तुला त्याच्या पासून लांब राहायचे। अपने भोले भाले मन को ऋषभ से दूर रहने का ज्ञान देते हुए प्रिशा स्टडी रूम के डोर तक पहुंच गई। इस बार पिछली गतली को ना दोहराते हुए उसने धीरे से डोर को 2-3 बार नॉक किया। अंदर आ जाओ। कुछ ही सेकंड्स बाद अंदर से ऋषभ की सर्द आवाज आई। अंदर आने की परमिशन मिलते ही प्रिशा ने धीरे से डोर को अंदर की तरफ धकेला और स्टडी रूम के अंदर चली गई। ऋषभ, रुद्र और प्रथम तीनों उसे ही देख रहे थे। तीनों के चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशंस थे। शायद वो तीनों किसी इम्पोर्टेंट बात पर चर्चा कर रहे थे। वो एसएसएस, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। प्रिशा ने अपने पटियाला के दुपट्टे को अपने उंगलियों में लपटते हुए कहा। बिग बी, आप सिस्टर इन लॉ से बात करो, हम बाद में बात करते हैं। ऋषभ प्रिशा को कुछ जवाब दे पाता इससे पहले रुद्र बोल पड़ा। अरे नहीं नहीं रुद्र भाई, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। मैं तो बस यही पूछना चाहती थी कि मैं आज जॉब पर जाना चाहती हूँ। रुद्र की बात पर प्रिशा ने जल्दी से उसे रोकते हुए कहा। प्रथम, इट्स ओके भाभी, वैसे भी हमारी बातें हो गई है, हम चलते हैं। ये कह प्रथम और रुद्र दोनों स्टडी रूम से बाहर चले गए। प्रिशा को उन्हें जाता हुआ देख काफी दुख हुआ। अब सिर्फ वो और गिरगिट दोनों ही स्टडी रूम में बचे हैं। मैं गिरगिट के साथ फिर अकेली रह गई। ओह शिव जी, ये रुद्र और प्रथम भाई को जाने की क्या जरूरत थी? प्रिशा मन ही मन उन दोनों को जाते हुए देख मुंह बनाकर कहा। वो अभी भी अपने दुपट्टे के साथ खेल रही थी। तो बीबी, तुम मुझसे पूछना चाहती हो या मुझे बताना चाहती हो कि तुम जॉब पर जा रही हो? वैसे जो भी हो, पर तुम इस पैलेस से एक कदम भी बाहर नहीं रख सकती। गॉट इट? ऋषभ ने अपने 2 हाथ अपने पैंट की जेब में रख प्रिशा को घूरते हुए कमांडिंग टोन में कहा। ऋषभ की बात सुन प्रिशा को बहुत गुस्सा आया। मतलब क्या है इस गिरगिट का? उसे इस घर में जीवन भर कैद होकर रहना पड़ेगा? नो नेवर, में इस गिरगिट की कोई गुलाम नहीं हूँ जो मैं इसकी सारी पागलों जैसी बातें सुनती रहूं। प्रिशा मन में ऋषभ की बातें सुन गुस्से की हवाएं चलने लगी। वो मन ही मन ऋषभ को कोस रही थी। देखिए मिस्टर राजवंश, आप एसएसएस। प्रिशा अपनी बात पूरी कर पाती इससे पहले ऋषभ ने उसकी बात काटते हुए क्रीपी मुस्कान में साथ कहा। ये मिस्टर राजवंश क्या होता है? लीगली वेडेड पति हूँ तुम्हारा। प्यार से हब्बी, जान, बेबी, सोना या फिर पति परमेश्वर बुला सकती हो। एसएसएस बीबी। प्रिशा बस आंखें फाड़े उसे देख रही थी। हब्बी, जान, बेबी, सोना या फिर पति परमेश्वर, वो भी इस गिरगिट को कभी नहीं। ऋषभ की बातें सुन प्रिशा ने मन ही मन कुड़ते हुए सोचा, वैसे गिरगिट नाम इस पर काफी सूट करेगा। गिरगिट बुला लूं तो कैसा रहेगा? मन ही मन ये सोच वो हंस पड़ी। ट्राई इट बीबी, इफ यू डेयर जस्ट ट्राई इट। ऋषभ ने प्रिशा के चेहरे पर आई मुस्कान देख एक स्मिर्क के साथ प्रिशा की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए वार्निंग टोन में कहा, जैसे कि उसने प्रिशा के मन की बात सुन ली हो। ये गिरगिट मेरे मन की बात भी सुन सकता है। ओह नो, ये फिर से मेरे नजदीक आ रहा है। उसकी बात सुन और उसे अपने करीब आते देख प्रिशा ने मन ही मन घबराते हुए कहा,
देखिए, मैं आपकी कोई गुलाम नहीं हूँ जो, और नहीं आपकी डिबेटर हूँ। तो आप मुझे इस तरह घर में कैद कर नहीं रख सकते। प्रिशा ने अपने डर को साइड में रखते हुए अपनी बात ऋषभ के सामने रखी। सही कहा तुमने, तुम ना ही मेरी कोई गुलाम हो एसएसएस, ना ही कोई डिबेटर एसएसएस हो। तुम तो मेरा कीमती खजाना हो बीईबी, और मैं तुम्हें बाहर जाने देने की रिस्क नहीं ले सकता। अगर तुम्हारे ऊपर किसी की बुरी नजर पड़ गई तो एसएसएस। इतना कह ऋषभ ने अपनी बात पूरी की। ऋषभ इस वक्त ठीक प्रिशा के सामने खड़ा था। उसके और प्रिशा के बीच में सिर्फ 1 इंच की दूरी थी। ऋषभ की बातें सुन प्रिशा बिना कुछ बोले बस उसके आंखों में देख रही थी। ऋषभ की पीली आंखें उसे ऋषभ की ओर अट्रैक्ट कर रही थी। वहीं ऋषभ को देख ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो प्रिशा से कोई झूठ बोल रहा हो या फिर नाटक कर रहा हो। उसके एक्सप्रेशन लेस फेस पर आज अजीब से भाव थे। तुम समझ रही हो ना बीबी, ऋषभ ने हल्के से प्रिशा के गाल को अपने अंगूठे से सहलाते हुए शांत आवाज में कहा। अचानक हुए ऋषभ के स्पर्श से प्रिशा उसके आंखों के माया जाल से बाहर निकली। इस बार उसने खुद को अच्छे से संभाल लिया। ये एसएसएस, ये आप क्या कर रहे हैं? उसने ऋषभ से 2 कदम दूर होते हुए ऋषभ की हरकतों को याद कर हड़बड़ी में पूछा। वहीं ऋषभ के हाथ जो प्रिशा के गाल को सहला रहे थे वो हवा में ही रुक गए। उसने अपने हाथों की मुट्ठियां बना ली। उसके फेस से साफ तौर पर नजर आ रहा था कि प्रिशा उससे यूं दूर जाना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। पर उसने अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया। देखिए, मैंने आपसे कल भी कहा था, आज फिर से वार्न कर रही हूँ, मैंने आपसे शादी बस मेरे क्रिश के लिए की है। मैं बस उसकी मम्मा हूँ एसएसएस, ना कि आपकी कोई बीबी, इसलिए मुझसे दूर रहें। प्रिशा ने बिना ऋषभ की तरफ देखे फ्लोर को घूरते काफी हिम्मत के साथ अपनी बात कही। अपनी बात पूरी हो जाने के बाद भी बिना ऋषभ की तरफ देखे वो बस फ्लोर को ही घूर रही थी। वॉर्न एसएसएस वेरी गुड। वार्निंग तो मैंने भी दी थी बीबी, भूल गई क्या? अपने गुस्से को छुपाते हुए ऋषभ ने प्रिशा का एक हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खींच कर कहा, ये शादी डील कोई नहीं है और ना ही हमारे बेटे का कोई सौदा। तुम मेरी बीबी हो और मैं तुम्हार पति एसएसएस, समझी? ऋषभ ने प्रिशा की टूडी को अपने अंगूठे से ऊपर कर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और वैसे तुम भी तो यही मानती हो ना? तुम्हारी सो कॉल्ड डायरी में तो यही लिखा है तुमने। ऋषभ ने प्रिशा के कमर को अपने मजबूत हाथों के घेरे में लेते हुए कहा। उसकी हर एक बात में गुस्सा झलक रहा था। डायरी एसएसएस, वो अपने डायरी के बारे में तो भूल ही गई। उसने बार बार अपनी पलकें झपकाते हुए ऋषभ की तरफ देख सोचा। वो ऋषभ के बातों से पूरी तरह सहमत भी थी, पर जिन हालातों में उसकी और ऋषभ की शादी हुई थी, उस अजीब सी शादी को एक्सपेक्ट करना प्रिशा के लिए मुश्किल था। हमारी शादी को शादी कहना अजीब होगा, और एसएसएस और मैं एसएसएस में प्रिशा को आगे कुछ बोलते नहीं बन रहा था। ऋषभ के ठंडे हाथ उसकी कमर पर अपनी हरकतें कर रहे थे। मैं समझ सकता हूँ तुम क्या कहना चाहती हो बीबी एसएसएस, पर शादी जैसे भी हुई हो, शादी तो शादी है, और मैं ये भी समझता हूँ कि तुम्हें इस शादी को एक्सपेक्ट करने में वक्त चाहिए एसएसएस। तुम जीतना चाहे उतना वक्त ले लो एसएसएस, आई विल बी वेटिंग फॉर यू एसएसएस। ऋषभ ने वैसे ही प्रिशा की कमर को अपने हाथों से सहलाते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा। प्रिशा उसकी बातों से या फिर कहूँ कि उसकी छुवन और हिप्नोटिक आइज से कन्विंस हो रही थी। वैसे भी अब ऋषभ ही उसका पति था एसएसएस, और ये सच वो झुटला नहीं सकती थी। भले ही उसने ये शादी बस क्रिश के लिए की हो, पर ऋषभ को भी उसे कभी ना कभी एक्सेप्ट करना ही था। वो चाहे जैसा भी हो, गिरगिट की तरह रंग भी क्यों ना बदलता हो, पर अब पूरी जिंदगी वही उसका हमसफर था।
प्रिशा यही सब सोचते हुए अपनी सोच में गुम हो गई और प्रिशा को अपने ही ख्यालों में गुम देख और अपने सवाल का जवाब ना देते देख ऋषभ ने शरारती मुस्कान के साथ हल्के से उसके कमर पर चिमटी काटी। एस ये क्या किया आपने? दर्द से कराते हुए प्रिशा ने ऋषभ को अपने आप से दूर किया और अपनी कमर को सहलाते हुए गुस्से से बोली। उसे काफी दर्द हो रहा था। ये तो अच्छा था कि उसने पटियाला सूट पहन रखा था, वरना अगर वो साड़ी में होती तो इस गिरगिट की हरकत तो दिन ब दिन बेशर्म होती जा रही है। प्रिशा ने ऋषभ को घूरकर देखते हुए मुंह बनाकर अपने आप में धीरे से बड़बड़ाते हुए कहा। उसका मन तो कर रहा था कि ऋषभ को 2-4 जोर की चिमटियां काट ले। तुमने अब तक जवाब नहीं दिया? ऋषभ ने प्रिशा की बातों को इग्नोर कर ऐसे पूछा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये देख प्रिशा और चिढ़ गई। गिरगिट कहीं का। उसने ऋषभ के एक्टिंग स्किल देख उसे मन ही मन कोसा। वो अब और ऋषभ को और उसकी हरकतों को झेल नहीं सकती थी, इसलिए उसने सीधे मुद्दे पे आते हुए अपनी बात की। देखिए, मैं इस शादी को एक्सेप्ट करने की पूरी कोशिश करूंगी, पर आपको भी बदलना पड़ेगा। आप मुझे ऐसे हाउस लॉक नहीं कर सकते। मैं जा रही हूँ ऑफिस। एस प्रिशा ने गुस्से से चिढ़ते हुए कहा और अपनी कमर को सहलाते हुए जैसे ही जाने को मुड़ी, ऋषभ ने उसका हाथ पकड़ उसे रोक लिया। बीबी, तुम मेरे ऑर्डर्स को ऐसे डिनाय नहीं कर सकती। ये कहा उसने प्रिशा का हाथ छोड़ दिया और स्टडी रूम में रखे एक बड़े से बुक शेल्फ से एक फाइल निकाल प्रिशा के हाथों में थमा दी। अब तक न्यूज एजेंसी। यार, तुमने हरियाणा के नए होम मिनिस्टर को देखा क्या? हाय, कितना प्यारा है वो। न्यूज एजेंसी में काम कर रही एक फीमेल रिपोर्टर दिशा ने कहा। हाँ यार, इसे तो फिल्म इंडस्ट्री में होना चाहिए था। अपने कलीग की बात सुन दूसरी फीमेल रिपोर्टर रीना अपने हाथों में पकड़े न्यूज़पेपर में छपी हरियाणा के न्यू होम मिनिस्टर की फोटो देख उसे अडोर करते हुए बोल पड़ी। क्या खाक अच्छा है, बंदर की शक्ल वाला हूँ। एस उन दोनों की बातें सुन वेदिका उन दोनों पर भड़क पड़ी। उसके हाथ में भी वही न्यूज़पेपर था। उसने उस न्यूज़पेपर को गुस्से से घूरते हुए अपने हाथों से मसल दिया और उस टूटे फूटे न्यूज़पेपर बॉल को पास में रखे डस्टबिन में फेंक वो गुस्से से वहां से चली गई। अजीब है, कब क्या करे पता ही नहीं चलता। दिशा ने वेदिका के अचानक आए गुस्से को देख वीना से कहा। वीना, छोड़ यार, आज भी काकू से या फिर किसी और से झगड़ा कर आई होगी। काम पे ध्यान देते हैं अब। ये बोल दोनों अपने अपने काम पे लग गई। एपिसोड 30 प्रथम एंड द्रुकेन मशीन। कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स एंड प्रिशा इज ट्रैप्ड। टाइगर पैलेस। स्टडी रूम से निकलने के बाद रुद्र तो अपनी मटर गश्तियां करने निकल पड़ा। वही प्रथम हॉल में बैठा न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, पर उसका पूरा ध्यान तो किचन में ही था। मेरा मतलब उसका पूरा ध्यान किचन में काम कर रही तान्या पर था। अब तक 5 से 6 बार वो किचन में कई सारे बहानों के साथ जाकर आ चुका था। वो कैसे भी कर तान्या से बात करना चाहता था, पर इसमें भी वो ये चाहता था कि तान्या खुद आकर उसे बात करे। भला वो कैसे कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकता था? उसका मेल ईगो ना हर्ट हो जाता। ये लड़की मुझे ऐसे इग्नोर कर रही है, इसके प्लान को मैं अच्छे से समझ रहा हूँ। मैं नहीं फंसा, इसलिए ये रुद्र को अपने प्यार के जाल में फंसाना चाहती है। ड्रंकन मशीन में तुम्हें अपने इन गंदे इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगा। प्रथम ने मन ही मन तान्या से बात या कहो झगड़ा करने के लिए अपने मन में अजीब से ख्याली पुलाव पकाए। मिस ड्रंकन मशीन एस। उसने किचन के दरवाजे के पास रुककर तान्या को आवाज लगाई। तान्या के साथ किचन में काम कर रहे कुछ सर्वेंट्स भी प्रथम की आवाज सुन देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आया आखिर प्रथम बुला किसे रहा है, आखिर यहाँ किसका नाम ड्रंकन मशीन है।
वही अपने लिए मिस ड्रंकन मशीन सुन तान्या बुरी तरह से चिढ़ गई और प्रथम की आवाज को इग्नोर कर अपने मन को शांत कर अपना काम करने लगी। प्रथम उसका बॉस है और वो अपने बॉस के साथ मिसबिहेव कर इतनी अच्छी नौकरी गंवाना नहीं चाहती थी। वो जानती थी उसकी एक गलती और प्रथम उसे फायर कर देगा। हे एसएसएस मिस ड्रंकन मशीन, सुनाई नहीं दे रहा क्या? तुम्ही ही बुला रहा हूँ एसएसएस तान्या। तान्या को अपने आप को इग्नोर करते देख प्रथम बुरी तरह से चिढ़ गया। लड़कियों की लाइन लगी पड़ी है उसके पीछे और ये लड़की उसे भाव देना तो छोड़ो सीधे सीधे इग्नोर कर रही है। इसे तो अच्छे से सबक सिखाना पड़ेगा। अरे तान्या मैम का नाम है ड्रंकन मशीन। वैसे प्रथम सर से वो कुछ ही दिनों में इतने क्लोज कैसे हो गई? एक यंग फीमेल सर्वेंट ने अपने साथ खड़ी दूसरी फीमेल सर्वेंट से मुस्कुराते हुए धीरे से कहा। मुझे तो इसके इरादों पर पहले से ही शक था। दूसरी फीमेल सर्वेंट ने मुंह बनाते हुए पहली सर्वेंट से धीरे से कहा। हालांकि दोनों ही सर्वेंट्स धीरे धीरे बात कर रही थी पर तान्या उनकी बातें अच्छे से सुन पा रही थी। अपने लिए ये सब सुन धीरे धीरे उसका दिमाग गर्म होने लगा। उसे उन सर्वेंट्स और प्रथम पर तेज गुस्सा आ रहा था। ये पागल आदमी मेरी जिंदगी खराब कर इसका दिल नहीं भरा जो मेरा दिमाग भी खराब कर रहा है। तान्या ने घूरते हुए प्रथम की तरफ देख मन ही मन कहा। मिस तान्या, क्या आपकी कानपुर लाइन खराब है? मैं आपसे ही से बात कर रहा हूँ एसएसएस। मेरे कमरे में आइए, मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। प्रथम ने अजीब सी मुस्कान के साथ तान्या को घूर अपने हाथों से इशारे करते हुए तान्या से बात की, जैसे कि सचमुच तान्या को सुनाई नहीं देता हो, और मुड़कर एक शरारती मुस्कान के साथ वहां से अपने कमरे की तरफ चला गया। तान्या के चेहरे पर आ रहे गुस्से वाले इरिटेटिंग एक्सप्रेशन देख प्रथम के मन को अंदर तक सुकून मिला। तान्या जिसके हाथ में एक शार्प नाइफ थी, उसने प्रथम की बातों से चीरकर गुस्सा होते हुए वो नाइफ चॉपिंग बोर्ड पर जोर से मार दी। किचन में मौजूद सभी सर्वेंट उसे देख फिर से अजीब अजीब बातें बना रहे थे। उसने उन सबको एक आईब्रो रेस कर घुरते हुए देखा और अपने काम में ध्यान देने का बोल अपना एप्रन उतार प्रथम के पीछे पीछे बड़ाबड़े हुए चली गई। ये आदमी समझता क्या है अपने आप को? अपने रेपुटेशन की पड़ी नहीं और मेरे रेपुटेशन की धज्जियां उड़ा रहा है। और ये टीना फीमेल सर्वेंट, इसे तो मैं बाद में अच्छे से अपने इरादे समझाऊंगी, पहले इस आदमी को देखती हूँ। वो प्रथम के कमरे की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए यही सब बड़बड़ाए जा रही थी। वही टाइगर पैलेस के स्टडी रूम में प्रिशा अपने हाथ में पकड़ी फाइल को असमंजस भरी नजरों से देखे जा रही थी। ये एसएसएस, ये क्या है? ऋषभ से अपने जवाब के बदले वो फाइल पाकर प्रिशा ने असमंजता से उस फाइल को देखते हुए ऋषभ से पूछा, खुद ही पढ़कर देख लो बीबी। ऋषभ ने वहां रखे डेस्क पर आराम से बैठकर चमकती आंखों से प्रिशा को देख कहा। प्रिशा ने उसकी बात सुन एक नजर उसे देखा और वो फाइल ओपन कर फाइल पढ़ने लगी। फाइल का फर्स्ट पेज ओपन करते ही उसके सामने ऋषभ और उसके मैरिज रजिस्ट्रेशन के पेपर आए। 2-3 पेजेस टर्न करने के बाद प्रिशा की नजर मैरिज कॉन्ट्रैक्ट रूल्स नाम के बोल्ड हेडिंग पर पड़ी और उस पेपर के राइट कोने पर उसके साइन भी थे। वो हेडिंग पढ़ और इन पेपर्स पर अपने सिग्नेचर देख प्रिशा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। ये एसएसएस, इन पेपर्स पर मैंने साइन कब किया? एसएसएस उन पेपर्स पर अपने साइन देख प्रिशा ने हैरानी से आने आप से सवाल किया कि तभी अचानक की उसके दिमाग में क्लिक किया एसएसएस। उस दिन मैरिज पेपर्स पर साइन करने के बाद तोशु भाई ने उससे दूसरे पेपर्स पर भी साइन लिए थे, ये कहकर कि वो इन पर साइन करना भूल गई है, और प्रिशा ने भी बिना पढ़े उन पेपर्स पर साइन कर दिया था।
अब उसे समझ आया कि उन पेपर्स पर साइन करते वक्त उसे ऐसा क्यों लगा था कि उसने पहले ही परितोष ने जहां साइन करने को कहा था वहां साइन कर दिए थे। धीरे धीरे उसे सब माजरा समझ आने लगा। वो अपने ख्यालों को साइड में रख जल्दी से उन पेपर्स को पढ़ने लगी। उन पेपर्स को पढ़ते हुए धीरे धीरे प्रेषा के माथे की सिलवटें बढ़ने लगी। जैसे जैसे वो पेपर्स पढ़ रही थी, उसके चेहरे पर कभी शॉकिंग तो कभी गुस्से वाले भाव उमड़ने लगे। रूल नंबर 1। पार्टी ए यानी कि ऋषभ राजवंश और पार्टी बी यानी कि प्रेषा राजवंश को पार्टी ए की सारी बातें माननी पड़ेगी, चाहे वो बातें एथिकल हो या ना हो। पार्टी बी पहब्बी, हनी, बेबी, सोना या फिर पति परमेश्वर जैसे प्यारे नामों से ही पुकारेगी। डॉट अपने किसी भी मेल फ्रेंड से बातें नहीं करेगी, ना किसी मेल फ्रेंड के साथ फिजिकल कांटेक्ट करेगी, हैंड शेक भी नहीं। पार्टी भी अगर कोई काम करना चाहती है या तो वो पार्टी ए की कंपनी ज्वाइन कर सकती है, और अगर उसे ये नहीं करना और अपनी जॉब कंटिन्यू करनी है तो फिर वर्क फ्रॉम होम ये बेटर ऑप्शन है। पार्टी बी को शादी के बाद पार्टी ए के साथ एक ही रूम में रहना पड़ेगा। पार्टी बी ने अगर इनमें से कोई भी रूल ब्रेक किया तो पार्टी ए उसे इस बात के लिए कोई भी सजा सुना सकता है। ये सब वहियात से रूल्स पढ़ने के बाद तो प्रेषा का दिमाग चक्कराने लगा। उसे समझ नहीं आया ऋषभ ने ऐसे रूल्स आखिर बनाए ही क्यों है। वही ऋषभ प्रेषा के चेहरे पर पल पल बदल रहे एक्सप्रेशंस को देख मंद मंद मुस्करा रहा था। You are trapped SSS BB, you are trapped by both side. And now you have the only one option and that is surrender in my arms only SSS BB. उसने बिना प्रेषा से अपनी नजरें हटाए शरारती मुस्कान के साथ मन ही मन कहा, प्रेषा तू इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? तूने बिना ये जाने कि इन पेपर्स पर कैसे साइन कर सकती है? इस गिरगिट चीटर ने तुझे फंसा दिया है। उन अजीब पेपर्स को पढ़ने के बाद प्रेषा ने ऋषभ की तरफ देख मन ही मन खुद की गलती के लिए डांटा। उसकी इस छोटी सी गलती ने लगभग उससे उसकी आजादी ही छीन ली है। ये सोच प्रेषा खुद को और ऋषभ के शातिर दिमाग को कोसने से रोक नहीं पाई। मिस्टर एसएसएस, इतना कह वो रुक गई। उसे ऋषभ के नामों की लिस्ट याद आई। उसका मुंह बन गया। उसे ऋषभ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। एक तरफ वो चाहता था कि प्रेषा इस रिश्ते को स्वीकार करे और दूसरी तरफ वो ऐसे ऐसे बॉम्ब से प्रेषा पर हमला कर रहा था कि प्रेषा को उसे पीटने का मन कर रहा था। ऋषभ ने उसके मुंह से अपने लिए मिस्टर सुन उसकी तरफ गौर से देखा। उसे बोलते बोलते रुकते देख वो मन ही मन हंस पड़ा। वो अच्छे से जानता था कि प्रेषा इस वक्त उसे ही कोस रही थी। प्रेषा का हाले दिल और दिमाग जान उसे प्रेषा की हालत पर जोर जोर से हंसने का मन हो रहा था। वो खुश था कि प्रेषा उसके बिछाए ट्रैप में फंस चुकी थी, पर उसने प्रेषा के सामने खुद को हंसने से रोक लिया। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के प्रेषा को देख रहा था। वो एसएसएस, वो आप ये सब क्या है? मैं इसे बिल्कुल भी नहीं मानती। आपने मेरे साथ धोखा किया है। मुझे बिना बताए कि इन पेपर्स पर क्या लिखा है, आपने इस पर मेरे साइन ले लिए। मैं ये सब जो वहियात से रूल्स है उसे बिल्कुल भी नहीं मानूंगी, समझे आप? प्रेषा ने गुस्से से उस फाइल को पॉइंट कर ऋषभ पर बरसते हुए कहा। बीबी एसएसएस बीबी, मेरी भोली भाली भुल्लकड़ बीबी, बादाम की कमी नहीं है मेरे पैलेस एसएसएस। ऋषभ ने प्रेषा पर टॉन्ट कसते हुए कहा और डेस्क पर से उठ प्रेषा की तरफ बढ़ने लगा। प्रेषा का दिमाग जो पहले से ही उन बेकार पेपर्स की वजह से जल रहा था, वही अपने आप के लिए भुल्लकड़ वर्ड सुन प्रेषा के कानों से गुस्से का धुर निकलने लगा। मिस्टर राजवंश, ये आप एसएसएस? प्रेषा इससे आगे कुछ बोल पाती कि ऋषभ ने एक स्मिर के साथ उसकी बातें काटते हुए कहा, बीबी देखो तुम फिर से भूल गई। खैर मैं तुम्हें याद दिला दूं, मैंने तुम्हें सभी पेपर्स को रीड करने के लिए कहा था।
और अगर तुम्हारे इस छोटे से दिमाग को कुछ याद हो तो मैंने तुम पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की थी। मैंने तुम्हें 2 ऑप्शन दिए थे, या मुझसे शादी कर लो या क्रिश को भूल जाओ। यू चूज थे फर्स्ट एंड बेस्ट वन। ऋषभ ने अपनी तारीफ कर और प्रिशा की बेइज्जती करके उसे अपनी भूल याद करवाते हुए कहा। एक तरफ से देखा जाए तो ऋषभ ने बिल्कुल सही कहा था। उसने प्रिशा को 2 ऑप्शन दिए थे, प्रिशा को उसमें से एक सिलेक्ट करना था, जो कि उसने कर लिया। और पेपर्स पर साइन करने से पहले शांत जी के कहने के बाद ऋषभ ने भी प्रिशा को उन पेपर्स को अच्छे से रीड करने के लिए कहा था। प्रिशा ये सब याद कर और ज्यादा गुस्सा हो गई। माना कि गलती उसकी थी, पर ऋषभ ने भी परितोष के साथ मिलकर उसके साथ धोखा ही किया था। और चाहे गलती प्रिशा की हो या और किसी की, प्रिशा उन पेपर्स पर लिखे रूल्स को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वो जो भी मैं ये सब नहीं मानने वाली। प्रिशा ने अपनी गर्दन ऊंची कर ऋषभ की पीली आंखों में देख गुस्से से बड़बड़ाते हुए कहा। प्रिशा की हाइट उससे कम थी, वो सिर्फ ऋषभ के कंधे तक आती थी, इसलिए ऋषभ की आंखों में आंखें डाल बात करने के लिए उसे अपनी गर्दन हल्की ऊपर उठानी पड़ी। मानना तो पड़ेगा बीबी। ये कहते हुए ऋषभ बिल्कुल प्रिशा के पास आकर खड़ा हो गया। दोनों एक दूसरे के आंखों में देख रहे थे। इस वक्त प्रिशा के आंखों में गुस्सा ही गुस्सा था, तो वही ऋषभ की आंखें एक्सप्रेशन लेस और शांत नजर आ रही थी। मैं कोई कठपुतली नहीं हूँ जो आपके इशारे पर नाचेगी। आपकी हाँ में हाँ और आपकी ना में गर्दन हिलाएगी। प्रिशा ने गुलाबी होठों को अपने दांतों से हल्के से बाइट कर अपने आंखों में आ रहे आंसुओं को रोकते हुए कहा, बीवी डोंट डू इट। प्रिशा को अपने होठों को ऐसे काटते देख ऋषभ के दिल में हलचल होने लगी। उसका गला सूखने लगा, पर प्रिशा के आंखों में छाई नमी देखिए कहा उसने झट से प्रिशा को हक कर लिया। उसके ऐसे अचानक गले लगने पर प्रिशा चिहुक उठी। वो अपने आप को संभाला नहीं पाई और ऋषभ की बाहों में ही रोने लगी। पहले ही वो क्रिश और अपने फैमिली के बीच में क्रिश को चुन चुकी थी, और अब इस शादी के बदले उसकी आजादी, उसके सपने भी उससे छीन लिए जा रहे थे। उसे इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो ऋषभ के साथ इतने दिन रह ये अच्छे से समझ चुकी थी कि ऋषभ से आर्गुमेंट करना मतलब खुद के सिर को पत्थर पर पटकने जैसा था। पर कोई नहीं, वो क्रिश के सहारे जी लेगी। अपने सपनों और आजादी से ज्यादा उसे क्रिश की हंसी में, उसकी बातों में सुकून मिलता था। यही सब सोचते हुए उसके हाथ कब ऋषभ की पीठ पर कस गए ये उसे ही समझ नहीं आया। वही प्रिशा को ऐसे अपने वजह से रोते देख ऋषभ का दिल दर्द करने लगा। वो प्रिशा को चोट पहुंचाकर खुद के दिल को दर्द दे रहा था, पर ये दर्द जरूरी था प्रिशा के सेफ्टी के लिए, और प्रिशा के सेफ्टी के लिए तो ऋषभ कुछ भी कर गुजरने को तैयार था।